एकादश के व्यावसायिक अध्ययन के आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस, बीमा, बिजनेस सर्विसेज का ये चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर्स हैं आप सबने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा। ये तीसरा वीडियो है इस क्रम का। आइए शुरुआत करते हैं। जॉन मैगी ये कहते हैं कि बीमा एक योजना है जिसके द्वारा लोग बड़ी संख्या में संयुक्त होकर व्यक्तियों की जोखिमों को सबको आवंटित करते हैं। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा अगर समझने के लिए हम आगे बढ़ें तो हम ये जानेंगे कि लोग अपने जीवन के बड़े खतरों को, बड़े रिस्क को, बड़े जोखिमों को कम करने के लिए छोटा छोटा प्रीमियम देते हैं। और आप प्रीमियम देते हैं 1,000, 2,000, और यहाँ तक कि अगर आप देखें सरकार ने एक योजना शुरू की जिसके अंतर्गत 1 रुपये पर मंथ, सिर्फ 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये पर मंथ दे करके, यानी कि सालाना जो है ₹12 पर एनम दे करके आप 2 लाख का दुर्घटना बीमा ले रहे हैं, 2 लाख का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कंट्रीब्यूशन कितना किया, जस्ट ₹12, और आपको कवर कितना मिल रहा है, 2 लाख का। तो क्या हो रहा है कि ये जो कवर देना पड़ेगा, जो क्लेम देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनीज को, उसका प्रतिशत बहुत कम होता है, ठीक है। और जो लोग बीमा लेते हैं उनका प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ये 12-12 रुपये इकट्ठा होकर के बीमा कंपनी के पास अच्छी मात्रा में आ जाते हैं। और फाइनली क्या होता है कि वो किसी एक व्यक्ति को 2 लाख भी दे पाते हैं जिसके जीवन में इस तरह का कोई दुर्घटना घटित होती है। तो बीमा एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा लोग बड़ी संख्या में संयुक्त होते हैं और ये प्रीमियम देते हैं। और ये प्रीमियम इकट्ठा जब होती है तो जिसके जीवन में कोई दुर्घटना हो जाती है उसकी दुर्घटना से हुई लॉस को कुछ क्षतिपूर्ति, आर्थिक क्षतिपूर्ति के माध्यम से भरपाई करने की कोशिश की जाती है। तो शायद आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बीमा दरअसल ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, और इसके आधार पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी एक आकस्मिक घटना के घटित होने पर उससे होने वाली हानि के लिए एक निश्चित प्रतिफल के बदले सुरक्षा प्रदान करता है। निश्चित प्रतिफल से आशय यहाँ पर उस प्रीमियम से है जो दिया जाता है, और सुरक्षा किस बात की है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो आर्थिक जो संकट होगा उससे निपटने के लिए आपको एक निश्चित धनराशि क्षतिपूर्ति के तौर पे दे दी जाएगी, ठीक है। तो वह दूसरे पक्षकार के जोखिमों को स्वयं वहन करता है। कौन? बीमा कंपनी। और संविधा में उल्लिखित घटना के घटने पर तय की गई रकम देने का या क्षतिपूर्ति करने का संविदा करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, अनुबंध करता है। जो पक्ष जोखिम वहन करने का संविदा करता है उसे बीमा करता बोलता है, और जो दूसरा पक्षकार बीमा करवाता है वह बीमादार कहलाता है। तो बीमा करता यानी इंश्योरर कंपनी, और बीमादार यानी कि इंश्योर्ड पर्सन। तो संविदा में जो दी गई धनराशि होती है उसे प्रतिफल कहा जाता है, इसे पॉलिसी वैल्यू भी कहा जाता है, कंपनसेशन भी कहा जा सकता है। जिस प्रपत्र पर संविदा को बनाया जाता है वह प्रपत्र जो है बीमा पत्र या पॉलिसी कहलाता है, या पॉलिसी बॉन्ड भी कहा जा सकता है। तो व्यापार करते समय बहुत सारे जोखिम हैं, व्यापारी उन्हें वहन करता है, जिसके लिए वह चाहता है कि उसे सुरक्षित हो, उसका वो माल या वो उसकी संपत्ति सुरक्षित हो जाए। तो इसी आवश्यकता को देखते हुए बीमा की कॉन्सेप्ट जो है वो प्रचलन में आई, ठीक है। कार्य क्या है? प्रधान और गौड़ दो तरह के कार्य हैं। तो आइए बीमा के प्रधान कार्यों पर ध्यान देते हैं। यह निश्चितता प्रदान करता है। बीमा का मूल उद्देश्य क्या है? निश्चितता प्रदान करना। देखिए, हानि अनिश्चित होती है, ना तो इसका कोई मूल्य निश्चित होता है और न ही समय। इस अनिश्चितता से सुरक्षा के लिए एक निश्चित रकम तय कर ली जाती है, और बस आप वो निश्चित रकम प्रीमियम के रूप में देते चले जाते हैं। इतना देने के बाद फिर आप निश्चित हो जाते हैं, निश्चिंत भी हो जाते हैं कि अब अगर कोई लॉस होती है तो वो लॉस आपकी ना होकर के किसी और की हो जाएगी। तो आपने अपना निश्चितता कर ली केवल प्रीमियम तक की अपने लॉस की, और आफ्टर दैट सारा का सारा टेंशन इंश्योरेंस कंपनी का। तो ये प्रधान कार्य है, निश्चितता प्रदान करना। ये निश्चितता बीमा कंपनी बीमादाता को प्रदान करती है। उसके बाद में
सुरक्षा प्रदान करना। बीमा द्वारा व्यापारी या किसी व्यक्ति को उसके जीवन के लिए सुरक्षा भी प्रदान किया जाता है। जोखिम का वितरण, ये तो आपने अभी पढ़ा ही था, एक परिभाषा की अवधारणा ही यही है कि जोखिम को वहन करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति तैयार हो जाएं और उसी को वहन करने के लिए छोटी छोटी राशि प्रीमियम के रूप में जमा करें, और उनमें से जिस किसी एक का नुकसान हो जाए उसको क्लेम के तौर पे एक अच्छी धनराशि दी जाए, तो जोखिम सबका बच जाता है सबके सहयोग से। ये प्रधान कार्य रहे हैं कौन कौन से? निश्चितता प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना और जोखिम का वितरण करना। गौड़ कार्य कौन कौन से हैं? गौड़ यानी सेकेंडरी, प्रधान माने होता है प्राइमरी, प्राइमरी फंक्शंस, ठीक है, और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शंस। तो सेकेंडरी फंक्शंस कौन कौन से हैं, आइए इन्हें हम जानते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शंस में आएगा पूंजी सुलभ कराना। देखिए, आप ये जानते हैं कि बीमा कंपनियों के पास प्रीमियम के रूप में तमाम ढेर सारा पैसा आता है, तो बीमा कंपनी करवाने से जो सुरक्षा प्राप्त होती है उसके लिए बहुत कम राशि प्रीमियम के रूप में आपको देनी पड़ती है। यदि व्यापारी बीमा नहीं करवाता है तो उसके लिए माल सुरक्षित करने के साधनों में बड़ी मात्रा में राशि देनी पड़ती है। तो अतः वह इस राशि को अपने व्यापारिक कार्यों के लिए प्रयोग कर पाता है। जरा सा समझना, अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज़ आपको ढेर सारा सिक्योरिटी मेजर्स अपनाने पड़ते हैं, है ना। तो जब आप सिक्योरिटी मेजर्स अपनाते हैं तो उसमें आपका ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर होता है और प्रीमियम पर उसकी अपेक्षा काफ़ी कम धनराशि खर्च होती है। तो जो बाकी की बचत होती है उसका उपयोग व्यापारी अपने यहाँ पूंजी के रूप में कर पाता है। तो इस तरह से एक तरह से पूंजी उपलब्ध हो जाती है उसे बगैर किसी अतिरिक्त प्रयास के। दूसरा, बीमा कंपनी प्रीमियम के रूप में जो रकम एकत्रित करती है वह उसके व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए प्रस्तुत कर सकती है। ठीक है, उसकी बहुत सारी व्यावसायिक परियोजनाएं होती हैं जिनके लिए वह वो पैसा दे सकती है। ठीक है, और बीमित माल पर ऋण उपलब्ध करना सरल होता है। बीमित माल पर ऋण उपलब्ध करने का तात्पर्य होता है कि जब आपने बीमा करा लिया है तो अगर आप इसे सिक्योरिटी के तौर पे बैंक लोन लेते समय लगाते हैं तो बैंक आपको आसानी से ऋण दे देती है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो इन्होंने पॉइंट नंबर 2 बताया है उसका आशय यह है कि प्रीमियम के रूप में जो पैसा मिलता है वो उस पैसे को क्या करते हैं, वो किसी कंपनी के शेयर के रूप में खरीदेंगे, किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदेंगे। तो जिसके शेयर वो खरीदेंगे वो पैसा अल्टीमेटली तो उस कंपनी को पूंजी के रूप में मिल जाएगा ना। तो शायद आपको ये बात समझ में आई हुई कि पूंजी सुलभ कराने के ये तीनों पॉइंट दरअसल कहना क्या चाहते हैं। जो दूसरा गौड़ कार्य है, सेकेंडरी फंक्शन है बीमा कंपनियों का, वो है व्यावसायिक दक्षता बढ़ाना। देखिए, जब व्यवसायी माल की सुरक्षा से चिंता मुक्त हो जाता है तो अपना पूरा ध्यान अपने व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाने में लगा पाता है। इससे व्यावसायिक दक्षता बढ़ती है। और हानि निवारण में योगदान, बीमा कंपनी का कार्य हानि निवारक उपायों का प्रचार प्रसार भी करना होता है। तो आपने इतना जान लिया कि बीमा के क्या क्या कार्य हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। बीमा यानी कि इंश्योरेंस और आश्वासन यानी कि एश्योरेंस, इनमें अंतर क्या है? हालांकि ये अंतर अब वर्तमान में अपना मायने खो चुका है, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि थ्योरी में ये आ सकता है। देखिए, बीमा के अंतर्गत आश्वासन और बीमा में भेद कराना जरूरी है। इंग्लैंड के लेखक जीवन बीमा के लिए आश्वासन और अन्य जो सामान्य बीमा होता है उसके लिए इंश्योरेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आश्वासन के लिए अंग्रेजी में एश्योरेंस शब्द है, ये जीवन बीमा के लिए इस्तेमाल होता था इंग्लैंड में, और इंश्योरेंस जो है ये इस्तेमाल होता था अन्य सामान्य बीमा के लिए। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया है कि सामान्य बीमा में किसी घटना का होना निश्चित नहीं है, लेकिन जीवन बीमा में घटना का होना निश्चित है। भाई, जीवन है तो कभी न कभी मृत्यु तो होगी ही होगी, है ना। तो मृत्यु के पश्चात जैसे ही या तो पॉलिसी का पीरियड जो है वो पूरा हो जाए, ठीक है, या डेथ हो जाए, इन दोनों ही परिस्थितियों में आपको पॉलिसी वैल्यू जो होती है वो आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे घटना ना होने की तो कोई संभावना नहीं है, डेथ तो होगी या जो टाइम पीरियड है 20 साल 30 साल वो पूरा होगा ही होगा, है ना। उसके बाद में आपको पॉलिसी वैल्यू जितनी है उतनी धनराशि आपको देनी पड़ेगी जीवन बीमा में। तो जीवन बीमा में घटना का होना निश्चित होता है, लेकिन जो अन्य बीमा होते हैं उनमें घटना का होना निश्चित नहीं है। जैसे अगर आपने थेफ्ट इंश्योरेंस कराया है तो चोरी हो ही जाएगी ये ज़रूरी थोड़ी है। और चोरी कितने % होती है? बहुत ज़्यादा 2% ऐसा माना जाता है।
ये परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, इसमें मैं अभी कोई विवाद नहीं करना चाहता, कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ बच्चों वो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस में घटना का होना निश्चित है, जबकि सामान्य बीमा में घटना का होना निश्चित नहीं होता है। जीवन बीमा आश्वासन देता है कि धनराशि का भुगतान होना निश्चित है, जबकि अन्य बीमा में किसी घटना के घटने पर ही राशि भुगतान की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो अन्य शब्दों में अन्य बीमा जैसे समुद्री बीमा, अग्नि बीमा में यह आश्वासन नहीं होता है कि बीमित राशि भुगतान की ही जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत केवल यह तय होता है कि बीमित विषय की यदि हानि होगी तो उसकी पूर्ति होगी। यदि बीमित बीमित विषय सुरक्षित है तब कुछ राशि नहीं दी जाती। तो वर्तमान में यह भेद महत्वहीन हो चुका है। बीमा के लिए अब हर जगह इंश्योरेंस शब्द का इस्तेमाल होता है, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस। तो ये पढ़ाया क्यों जाता है? ये इसलिए क्योंकि इसका एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। इंग्लैंड में पहले ये बात मानी जाती थी कि सामान्य बीमा के लिए इंश्योरेंस और जनरल बीमा के लिए एश्योरेंस शब्द का इस्तेमाल बेटर है। अब जो टॉपिक हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीमा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ये जो इंश्योरेंस काम करता है ये कुछ सिद्धांतों पे काम करता है। ये सिद्धांत आप यहाँ देख सकते हैं। कौन कौन से हैं? परम सद्भाव का सिद्धांत सबसे पहला, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर ये परम सद्भाव का सिद्धांत ना हो तो संविदा शून्य हो जाएगा। मतलब बीमादार और बीमादाता दोनों से ये अपेक्षा होती है कि संविदा करते समय विषय से संबंधित समस्त जानकारी वो एक दूसरे से साझा करें। बीमादार और बीमादाता दोनों को ही कोई छल कपट का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि किसी पक्षकार द्वारा अप्रकटन या दुर्व्यपदेशन का मतलब होता है मिस रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो परम सद्भाव खंडित हो जाता है, यानी कि ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ होता है। और ऐसी स्थिति में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो नल एंड वाइड हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा, ऐसा माना जाएगा। दूसरी बात आता है, दूसरा सिद्धांत बीमा योग हित का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंटरेस्ट। यदि बीमादार का बीमित विषय में बीमा योग्य हित मौजूद नहीं है, इसे समझना होगा, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या चीज़ है? यदि बीमादार का बीमित विषय में बीमा योग्य हित नहीं है, बीमा योग्य हित यानी कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, तो यह फिर पदयंक यानी कि वेजर यानी जुआ हो जाएगा और संविदा शून्य हो जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। यानी कि बीमित वस्तु के नष्ट होने पर भी बीमादार को हानि होनी सुनिश्चित होगी। यदि बीमादार बीमित वस्तु से लाभ प्राप्त कर रहा है और बीमित वस्तु नष्ट हो जाए तो इसे बीमा योग्य हित कहा जाएगा, और यानी कि हानि होने से बीमादार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बीमा योग्य वस्तु में यदि बीमा योग्य हित नहीं है तो संविदा नहीं होगा। इसके कुछ नियम हैं, जरा सा सुन लीजिए तो आपको ये बात बेहतर समझ में आएगा कि बीमा योग्य वस्तु निश्चित हो, बीमित वस्तु के नष्ट होने से बीमादार को कोई आर्थिक हानि होनी चाहिए, और बीमित वस्तु से बीमार का वैध वैध संबंध होना चाहिए। गलत है, बीमित वस्तु से बीमादार का वैध, वैध माने होता है लीगल, ठीक है, लीगल। ये वैध नहीं है, गलत हो गया है, और बीमार नहीं है, ये है बीमादार, ठीक है। तो बीमित वस्तु से बीमादार का वैध संबंध होना चाहिए। धा है ये, दा नहीं, ठीक है, विद्या वाला दा नहीं, धा, ठीक है, धन वाला धा, वैध यानी लीगल। तो बीमित वस्तु से बीमादार का वैध संबंध होना चाहिए। बीमा कराते समय पूरी अवधि में या पूरी अवधि में बीमादार का हित वस्तु में होना अवश्य है, ज़रूरी है। मतलब यही है कि आप ने अगर कोई वस्तु का बीमा कराया है तो उस पर आपका अधिकार होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, वह वस्तु अगर नष्ट हुई है तो आपका नुकसान होना चाहिए, ठीक है। आपका उस वस्तु पर लीगल पोजीशन होना चाहिए। ये तीन बातें हैं, यही इसमें कहा गया है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। तीसरा आता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन। जब बीमादार बीमा समझौते की शर्तों के अनुसार वास्तविक हानि तक का मूल्य प्राप्त कर सकता है तो इसे क्षतिपूर्ति कहा जाता है। यानी कि जितना नुकसान हुआ है उतनी ही क्षतिपूर्ति मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। जब तक वस्तु बीमादार के अधिकार और स्वामित्व में है
तब तक ही उस वस्तु की क्षतिपूर्ति बीमादार को प्राप्त होगी। यदि बीमादार उस वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है तो क्षतिपूर्ति करने का दायित्व बीमा कंपनी का नहीं होगा, क्योंकि इससे बीमा करने वाले को कोई हानि नहीं हुई होगी। इसे समझ लीजिएगा ध्यान से। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। यदि हानि का कोई वित्तीय या मौद्रिक मूल्य हो तभी क्षतिपूर्ति होगी, यानी कि अगर उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है तो क्षतिपूर्ति किस चीज़ की होगी? जीवन बीमा के क्षेत्र में क्षतिपूर्ति नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। वास्तविक हानि बीमित राशि तक ही, यानी जितना नुकसान हुआ है केवल वहीं उतना ही क्षतिपूर्ति होगी, उससे ज़्यादा नहीं। क्षतिपूर्ति नकद भुगतान, मरम्मत, प्रतिस्थापन या पुनर्स्थापन से हो सकती है। या तो नकद भुगतान हो जाए, या अगर कोई वस्तु है उसकी मरम्मत, रिपेयर करा दिया जाए, या उसको रिप्लेस कर दिया जाए, या उसको री इंस्टॉल कर दिया जाए। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत शायद आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रत्याशन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन। अब देखिए, डॉक्ट्रिन अपने आप में एक शब्द है, ठीक है, जिसको हम सिद्धांत के रूप में देखते हैं। आपने सुना होगा ना? नहीं सुना होगा, चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ। मोदी डॉक्ट्रिन एक शब्द बोला जाता है। ये मोदी डॉक्ट्रिन उस समय इस्तेमाल किया गया था जिस समय मोदी जी ने पहली बार सन 2014 में अपने पड़ोसी देशों को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था, और अन्य बाहर के बड़े नेताओं को नहीं बुलाया। ठीक है, केवल अपने पड़ोसी देशों को बुलाया। तो ये पड़ोसियों को साथ में लेके चलना, इसको मोदी डॉक्ट्रिन कहा गया था। तो डॉक्ट्रिन का मतलब यहाँ पर सिद्धांत से होता है, और प्रिंसिपल का मतलब भी सिद्धांत होता है। सो इफ सबरोगेशन का डॉक्ट्रिन अगर है तो प्रिंसिपल शब्द का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खैर कर लिया गया है तो ज़रूरत नहीं है फिलहाल। डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन इज अनफ। तो किसी दूसरे की जगह लेना प्रत्यासन कहलाता है। मतलब एक टीचर नहीं आया तो उसकी जगह कोई दूसरा टीचर पढ़ाने चला गया। तो आसन माने तो आसन होता ही है, आसन, और उसमें प्रति अगर जोड़ दें तो ये संधि बनेगी, तो निकल के आएगा प्रति प्लस आसन बराबर प्रत्यासन, यानी कि दूसरे की जगह बैठना। जैसे प्रतिक्रिया होता है, तो प्रतिक्रिया का मतलब क्या है कि किसी के द्वारा की गई किसी क्रिया के बाद आप जो अपना व्यवहार में परिवर्तन करते हैं वो प्रतिक्रिया होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षतिपूर्ति दे देने के बाद बीमादार का अधिकार बीमादाता को प्राप्त हो जाता है। यानी कि क्षतिपूर्ति देने के बाद बीमादार का जो अधिकार है, अगर उसने क्षतिपूर्ति दे दी, किसने क्षतिपूर्ति दे दी? बीमा कंपनी ने। तो जो बीमादार का अधिकार था वो क्या था? वस्तु पर था। तो अब उस वस्तु पे अधिकार किसका हो जाएगा? अब उसका अधिकार बीमादाता यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा। बीमादाता यानी इंश्योरेंस कंपनी, बीमादार यानी इंश्योर्ड पर्सन। तो बीमादार ने बीमादाता से अग्नि बीमा करवाया और उसके लिए क्षतिपूर्ति भी प्राप्त कर ली। तो बीमित वस्तु पर अब अधिकार किसका होगा? इंश्योरेंस कंपनी का। बीमादाता उस बीमित वस्तु का कुछ भी करे, ठीक है, यह संविदा में यह शर्त अगर नहीं है तो बीमादाता के प्रत्याशन का अधिकार नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा कि जो वस्तु, जैसे मान लिया आपने अग्नि बीमा कराया था और आग लग गई, और आपने अपने जो भी स्टॉक था उसके बदले आपने कंपनसेशन प्राप्त कर लिया, तो अब स्टॉक जो भी जला भुना जैसा भी बचा है, अगर कुछ अच्छा भी बचा है तो वो किसका होगा? इंश्योरेंस कंपनी का होगा, ना कि आपका। बस यही है प्रत्याशन का सिद्धांत। ठीक है। अविदाय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। एक बीमादार चाहे तो एक वस्तु का बीमा एक से अधिक बीमादाताओं से करा सकता है, परंतु क्षति होने पर क्षतिपूर्ति की रकम वास्तविक हानि से अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। यदि बीमादार किसी एक बीमादाता से अपनी पूरी हानि प्राप्त कर लेता है तब वह बीमादाता अन्य बीमादाताओं से आनुपातिक रूप से क्षतिपूर्ति का अविदाय प्राप्त कर लेगा। ठीक है। माना कि एक्स ने अपनी कार का बीमा आ कंपनी से 25,000 में और बा कंपनी से 50,000 का करवाया और हानि हुई 15,000, तो दोनों बीमादाता अपने अपने अनुपात से 15,000 की भरपाई करेंगे। यानी कि पहले कंपनी है आ, उसने 25,000 का इंश्योरेंस किया है, इंश्योरेंस पॉलिसी दी है एक्स को, और दूसरी बा ने 50,000 की दी है, तो 15,000 के नुकसान होने पे 25 और 50,000 के क्रम में, यानी कि 1:2 में क्रमशः 5,000 और 10,000 ये क्लेम
देंगे कौन? ए और बी कंपनी। किसको? एक्स को। यही है अविदाय का सिद्धांत। आप ये मत समझिए कि आपने अगर दो कंपनियों से बीमा करा लिया तो आपको क्षतिपूर्ति ज़्यादा मिलेगी। ये केवल वहाँ होता है जब आपकी संपत्ति बहुत महंगी होती है और आपको लगता है कि एक कंपनी आपको कंपनसेशन देने की स्थिति में नहीं होगी, तो आप दो कंपनियों से बीमा कराते हैं। ठीक है, चलिए। आसन्न कारण का सिद्धांत, प्रिंसिपल अप्रोक्सीमेट कॉज। हानि का सीधा संबंध कारण से होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि यदि प्रत्यक्ष कारण बीमित आपदा होगा तो ही बीमा दाता बीमा का कंपनसेशन देने के लिए उत्तरदायी होगा। हानि के कई सारे कारण हो सकते हैं, तो बीमित आपदा को ही देखा जाता है। जो आपने बीमा जिस समस्या के लिए कराया है उसी से लॉस होगा तो ही कंपनसेशन मिलेगा। अब इसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने अग्नि बीमा कराया है, क्या कराया है? अग्नि बीमा, और मान लिया चोर चुरा ले जाएं सामान, तो आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा, अग्नि लगने पर ही आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यही है आसन्न कारण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कॉज। ओके। यदि एक उदाहरण और है, इन्होंने दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन बीमा कराता है और दुर्घटना होने पर अस्पताल में उसे संक्रामक रोग लगने से मृत्यु हो जाए। दुर्घटना तो हुई लेकिन दुर्घटना से मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अस्पताल में उसको संक्रामक रोग लगा और उस वहाँ पर उसकी मृत्यु हुई, तो असली कारण दुर्घटना न मान के संक्रामक रोग होने से बीमा वैध होगा, वैध तो होगा लेकिन आपको कंपनसेशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये अगर जीवन बीमा ऐसा है कि किसी भी से दुर्घटना बीमा अगर नहीं है, ठीक है, अगर ऐसी पॉलिसी है जो डेथ होने पर आपको क्लेम देती है तो वो वैध होगा, लेकिन अगर केवल दुर्घटना बीमा है तो वो वैध नहीं होगा। इस चीज़ को समझना होगा। एक अंतिम और है, सातवां, न्यूनीकरण का सिद्धांत। ये क्या है? एक उदाहरण पहले सुन लीजिए फिर इसे समझ लीजिएगा। मान लिया आपने अपने गोडाउन में, जो गोडाउन मतलब गोदाम, ठीक है, गोदाम में माल था और माल का आपने बीमा करा रखा था और आग लग गई। क्योंकि आपने बीमा माल रखा हुआ था 1 लाख का और आपने होशियारी में आपने बीमा करा रखा था 2 लाख का। आप ये जानते थे कि अगर माल पूरा नष्ट हो जाए तो अल्टीमेटली क्या है ना, आपको अगर 2 लाख पूरे ना भी मिले तो 1,80,000 1,70,000 मिल जाएंगे। तो ये तो बढ़िया तरीका है, 1 लाख के गुड्स का 2 लाख का बीमा कराइए और 1,80,000 कंपनसेशन ले लीजिए, है ना अच्छा बिजनेस। तो आपने यही किया और आपने खुद ही उसमें आग लगा दी, या नहीं भी लगा दी लेकिन आपने देखा शॉर्ट सर्किट हुआ है और उससे चीज़ें जलने लगी हैं और आप आराम से अपनी कुर्सी मेज़ पे बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जल जाने दीजिए, बाद में फ़ोन करेंगे। आप सीसीटीवी के कैमरे में आपकी ये हरकत दर्ज हो गई, कैद हो गई, और आपने उस समय आराम से बैठे रहे, कॉफ़ी पीते रहे, आपने किसी को फ़ोन नहीं किया, फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाया, ना ही पुलिस को सूचना दी, ना ही शोर मचाया कि लोग कोई आए और बताएं कि यहाँ पे आग लगी हुई है, और अल्टीमेटली आपने माल को जल जाने दिया। तो अगर ये सीसीटीवी कैमरा और इसका फुटेज इंश्योरेंस कंपनी को मिल गया तो वो आपको एक पैसा भी नहीं देंगे, उल्टे धोखाधड़ी के आरोप में आप पे पुलिस कार्यवाही भी कर सकती है अगर इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कंप्लेन करे तो अब न्यूनीकरण का सिद्धांत पढ़ लीजिए। बीमादार का यह कर्तव्य होता है कि बीमित वस्तु की सुरक्षा के लिए अन्य उपाय भी करे, जैसे कार का बीमा होने पर उसे सुरक्षित स्थान पर रखे। यह ना सोचे कि सोचना क्या है, बीमा तो करा रखा है, उसे कहीं भी सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा सकता है। ऐसा अगर करेंगे तो बीमा शून्य हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बीमा के प्रकार जानते हैं। बीमा के प्रकारों में सामान्य बीमा आता है। सामान्य बीमा अर्थात समुद्री बीमा, अग्नि बीमा और विपद बीमा। और सामाजिक बीमा आते हैं, बीमारी का बीमा, दुर्घटना का बीमा, असमर्थता का बीमा, प्रसूति बीमा। प्रसूति यानी कि जब डिलीवरी होती है तो उसे प्रसूति बोलते हैं। तो प्रसूति बीमा, अपने देश में अधिकतर माएँ जो हैं उनकी मृत्यु हो जाया करती थी जब वो बच्चा जनने के लिए अस्पताल जाती थी, और बहुत बार तो अस्पताल भी नहीं थे तो घरों पे ही बच्चा जन्म होता था, और ऐसे में माँओं की मृत्यु हो जाती थी। और शिशु मृत्यु दर तो इतनी ज़्यादा थी कि अगर आप अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से पूछें, आपके दादाजी या दादाजी के अगर पिताजी अगर जीवित हों, उपस्थित हों, तो उनसे पूछिए, पहले समय में
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोगों के बच्चों की संख्या 10, 11, 12 होती थी और उसमें अंत तक 2 या 3 बच्चे ही जीवित रह पाते थे। तो उस समय ये प्रसूति बीमा चलता था, उसमें महिलाओं की, माताओं की भी मृत्यु हो जाया करती थी। इस रिस्क को कवर करने के लिए प्रसूति बीमा था। बेकारी का बीमा, यानी कि अगर आप बेरोजगार हैं तो इसका बीमा, वृद्धावस्था का बीमा। अब वृद्धावस्था का बीमा क्या होगा? लेकिन वृद्धावस्था होने से नहीं रोका जा सकता। इंश्योरेंस कंपनी की इतनी स्थिति नहीं कि वो वृद्धावस्था रोक ले, लेकिन वृद्धावस्था की जो समस्याएं हैं उनसे निजात पाने के लिए कुछ पेंशन वगैरह, कुछ आर्थिक सुदृढ़ता जैसी स्थितियां बनती हैं, और जीवन बीमा, ये 3 तरह के बीमा हैं। अगर हम बात करें समुद्री बीमा की, तो इसमें माल का बीमा होता है, भाड़ा बीमा है, जहाजी बीमा है, दायित्व बीमा है। इन्हें हम अभी डिटेल में जानेंगे। आइए हम बारी बारी से आगे बढ़ते हैं। सामान्य बीमा, जनरल इंश्योरेंस। मुझे लगता है कि अभी ये टॉपिक काफ़ी कुछ बचा हुआ है, तो इसे क्यों ना कल की वीडियो में शामिल शामिल करें। क्या कहते हैं आप लोग? यही करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने जो सुना है वो उसे अच्छे से पढ़ें, अपनी किताब से समझें, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछें। जो बीमा के प्रकार हैं उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे कल।